तो चलते हैं बेटा आगे। हमने अभी तक, अगर आपको याद होगा बेटा, पहला दिन जब आपने ज्वाइन किया था क्लास 11, मैंने आपको बोला था कि भाई फिजिक्स को समझने के लिए 3 बुनियादी पिलर्स है। एक पिलर उनमें से क्वांटिटीज। वी नीड टू हैव द नॉलेज अबाउट वेरियस पैरामीटर्स, जिनके बारे में फिर हम बात करते हैं। उसके बाद मैंने बोला चूंकि फिजिक्स अधूरी है विदाउट मैथमेटिक्स, वी नीड टू हैव द कैलकुलस पार्ट सो दैट वी कैन क्वांटिफाई थिंग्स, है कि नहीं। एंड फाइनली बेटा मैंने आपको कहा था वी नीड टू हैव द नॉलेज अबाउट द डायरेक्शंस। we should be able to quantify directions, and for quantifying the directions we need to understand one more diverse unit that is called as the vectors. पहले हम समझते हैं y vectors. y vectors को समझने के लिए आपको बेटा वापस आना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज। किन पे आना पड़ेगा? अगर आपको याद होगा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी और हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, याद है कि नहीं? तो बेटा समझो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको कहा था 3 टाइप्स की है, खबर याद? अच्छा, मैंने आपसे कहा फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनका बेटा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला जाता है आप उस क्वांटिटी का पूरा मतलब समझ पाते हैं, याद है? उनमें से एग्जांपल मैंने दी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आपको बोलता मैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, आपको बोलता हूं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33, ऑफ वाटर इट इज से 1.4 समथिंग। बट द थिंग इज बेटा यहां पे कोई भी यूनिट इस्तेमाल, मैंने आपको कहा 1 जब बोला जा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.34, तो बात समझो 1 बोला गया, 1.33 बोला गया, 1.4 बोला गया, 2.34, इससे मतलब पूरा समझ आ जाता है। What was refractive index by definition? Shabash. It was defined as the ratio of the speed of light in vacuum to speed of light in the medium. याद है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और हमने कहा था चूंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है तो इफेक्टिवली वी कैन से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम बेटा इट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय म्यू। कहने का मतलब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, उसको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन उस मीडियम आ जाएगी। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बोला जाता है 1.33 तो समझ आ जाता है स्पीड जो है ना लाइट की उस मीडियम में 1.33 टाइम्स घट जाती है। अथमच वन किलो पर मीटर पर मत बोलना, हमें 1.33 से समझ आ जाता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 2.34। कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिवाइड करो? 2.34, तो उससे आपको बेटा मिल जाएगा डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट। समझ रहे हैं ना? तो इस वक्त कोई यूनिट में नहीं बोल रहा, मैंने आपको बोल रहा कप और छुई। बात समझ रहा है? तो इस चीज को समझो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका प्योरली एक नंबर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई यूनिट। देयरफॉर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। क्या समझ डायमेंशंस? इट इज डायमेंशनलेस। आपने देखो ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, बात समझ रहा है ना? एक क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऊपर वेलोसिटी, तो इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। कहने का मतलब ये है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है बेटा जिनका मैग्नीट्यूड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द फिजिकल। ऐसी क्वांटिटीज हमने देखी, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, और भी मसलन देयर इज अ physical another quantity called as the dielectric constant. Dielectric, it is defined as the ratio of force in vacuum to ratio of force in medium. बात समझ रहा है? यानी कि वैक्यूम में कितना फोर्स है, मीडियम में कितना फोर्स है, डिवाइड कर दो आपको क्या मिलता है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का ये 80 क्या है? 80। इसका मतलब अगर दो चार्जेस है, अगर दो
अगर दो चार्जेस है, एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, से एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है, दोनों फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है और उनके बीच का डिस्टेंस बेटा r है और उनके बीच में सिर्फ एयर है, क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये दो चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव है, ये करना पावन रिपल्शंस का वैल्यू अगर देखा जाएगा बेटा F0 देखा गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर इन्हीं दो चार्जेस को रख दूं से फॉर एग्जांपल वाटर में, किसमें, इतनी ही दूरी पे, r की दूरी पे ही, तो वहां पर मत होगा F0, वहां पर होगा F वाटर, होगा कि नहीं। तब आप पानी जो है बेटा ये ओरिजिनल फोर्स को डिवाइड कराता है 80 से, इतना रिड्यूस कर लेता है आपका फोर्स। अमंग लिक्विड्स वाटर हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 80 टाइम्स आपका फोर्स घट जाता है, समझ रहा है। तो 80 का मतलब समझ आ रहा है ना, इसमें यूनिट्स नहीं थे, इसमें डायमेंशंस नहीं थे, खुद समझ आ रहा है बात क्या हो रही है, क्लियर। अच्छा, सो वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड काफी होता है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, उन क्वांटिटीज को हम डायमेंशन लेस भी कह सकते हैं, और वो क्वांटिटीज बेटा प्योरली मैग्नीट्यूड बेस्ड होती है। उन क्वांटिटीज में अगर सिर्फ चेंज आएगी तो आएगी सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड, क्लियर। अच्छा, कोई मसला नहीं, ओके। इसके बाद बेटा कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हमने देखी जो क्वांटिटीज बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला रही, जो क्वांटिटीज बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला रही, जैसे देखो म्यू आप कहते हो ब्याह कहते थे, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। इसे बड़े कर सकते रिलेटिव डेंसिटी, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको चाहिए होता है समझने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड, एक तो और बेटा उसके साथ साथ उस क्वांटिटी का यूनिट, उस क्वांटिटी का मसला। जमाने पे बेटा आपका कितना मास है, आप क्या बोलोगे, शाबाश, तो बोलेगा 30, बात क्या माना किन के माना ना ब्रोट के किन जमाना 30, अगर तो 30 बोल मैं कैसे जमा कसम शायद ये 30 क्विंटल चल चुना से फैट चुना, अगर जब 30 वन मेरे पास 30 ग्राम, मगर मेरे पास ये इशू सॉल्व के मिशन का एकदम बात अनटिल एंड अनलेस आपने मुझे यूनिट स्पेसिफाई किया, आप मुझे बोलो, मैं बोलूंगा यार श्रीनगर से लेकर जम्मू तक कितनी डिस्टेंस, तो मुझे बोलेगा सर 300, मगर क्या क्वांटल हा, किलोमीटर हा, टन हा, क्या तो मैंने कहा सर ये से लेंथ आता शु लेंथ इन यूनिट्स, अच्छा तो पार्लियामेंट यूनिट्स, अच्छा ठीक है, मगर कुछ यूनिट तो दोगे सर किलोमीटर, अदरवाइज मैं कुछ और, मैं लाइट ईयर्स भी बोल सकता था, सोच सकता हूं ना कुछ भी। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर स्पेसिफाइंग द यूनिट, आपको उस क्वांटिटी का कंप्लीट मतलब समझ वर्क या कमा कर वन कूदो 10 मगर बना जूल्स, मम्मा से बना कब होए 10 जूल्स मतलब काम किया गया, 10 जूल्स का मतलब 10 जूल्स है। पोटेंशियल कितना है बेटा 10 वोल्ट्स, बात समझ रहे। टाइम, although time flows it has a direction but the direction is always fixed, therefore time is a scalar quantity, time 2 seconds magnitude based है कि नहीं। इन क्वांटिटीज को बेटा स्केलर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनको जानने के लिए तुझे मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका यूनिट भी होना चाहिए। इन क्वांटिटीज को क्या बोलेगा तू, स्केलर्स, या ठीक है। तो स्केलर quantities are those quantities which are purely magnitude based, which are purely or simply a number based quantity. But remember this thing, उन quantities के साथ साथ एक यूनिट भी होता है, बात समझ रहा है। वो यूनिट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि भाई तेरा मैग्नीट्यूड क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। अगर यूनिट की गड़बड़ हो गई मैग्नीट्यूड का टोटल क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, समझ रहा है कि नहीं, ओके। टाइम का कितना वैल्यू 2 सेकेंड्स। करंट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, अच्छा डायरेक्शन, मगर याद रखोगे बेटा करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इररिलेवेंट, क्या है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऑलवेज, समझ रहे। तो करंट का वैल्यू से 2 एम्पियर्स, क्लियर। अच्छा, तो ऐसी क्वांटिटीज बेटा मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है,
तब जाकर क्वांटिटी का कंप्लीट मतलब समझ ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वांटिटीज। ठीक है। अच्छा, अगर स्केलर में चेंज लानी होगी, अगर तो क्या करना पड़ेगा? किस में चेंज आनी चाहिए? मैग्नीट्यूड में। यार स्केलर में अगर चेंज लानी है तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। बात समझ रहे? और तूने पढ़ा दो क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं जब प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी काम करेगा। बोला था दो क्वांटिटीज है, दोनों मास है, मास को मास के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मगर शर्त ये कि मास पहला भी केजीज वाला था, दूसरा भी केजीज वाला था। यू कैन नॉट ऐड केजीज टू ग्राम्स, यूनिट सेम करने पड़ेंगे उसके बाद ऐड करता है। तो समझ रहा है कि नहीं? तो इस बात को समझो बेटा, हमारे जो स्केलर क्वांटिटीज होती है अगर उनके यूनिट्स डिफरेंट है, अगर उनके यूनिट्स, यू कैन नीदर ऐड नॉर सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज, ऑल्दो यू कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। यू कैन डिवाइड एंड एग्जाम्पल था तो समझ, आपकी दो स्केलर क्वांटिटीज है, मसलन आपकी दो स्केलर क्वांटिटीज, एक है करंट और है बेटा टाइम। कैन यू ऐड द टू? यू कैन नेवर डू इट, बिकॉज ये एम्पियर में होता है, इसके डायमेंशंस अलग है, टाइम जो अलग डायमेंशंस, देयरफॉर आप नहीं इन चीजों को ऐड कर सकते। ठीक है? क्या इन दो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यू कैन नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट टू स्केलर्स विद डिफरेंट यूनिट्स और डायमेंशंस। ठीक है? अलबत्ता खबर याद छुआ डिराइव्ड क्वांटिटीज के मास, those quantities which are obtained from the fundamental either multiplication or division। सिर्फ तो समझो, अगर तू करंट को टाइम से डिवाइड करेगा तो यू कैन कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज करंट पर यूनिट टाइम। अगर तू करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करे, कर तो सकता है ना, यूनिट्स आएंगे एम्पियर सेकंड के। बात यह समझनी है कि जब स्केलर्स के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं तो ईदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज पॉसिबल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नेवर पॉसिबल। समझ गया कि नहीं? तो लिखो बेटा डेफिनेशन स्केलर्स की, स्केलर्स की डेफिनेशन लिखो। Those quantities which have magnitude, which have and no direction, which have magnitude and are called as क्या? Scalars। समझ रहा? The magnitude along with the unit, the magnitude along with क्या? The unit is sufficient to give the complete information of the physical quantity। समझ रहा है कि नहीं? The magnitude along with the unit is sufficient to give क्या? Complete information about the physical quantity। ठीक है ना? Full stop। They change only when their magnitude changes। ठीक है बेटा? They change only when their magnitude changes। Full stop। Two scalar quantities with different dimensions or units, two scalar quantities with different क्या? Dimensions or शाबाश, can neither be added nor subtracted। ठीक है? However, शाबाश, they can be multiplied or divided। ठीक है? Which gives rise to
which gives rise to, शाबाश, न्यू डिराइव्ड क्वांटिटीज, होगा कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन की वजह से और डिवीजन की वजह से नई क्वांटिटी मिलेगी, ओरिजिनल का मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है? ओके बेटा, चलो इसके बाद ये समझ आ गया स्केलर्स होते क्या है? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, पोटेंशियल, पोटेंशियल, मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, पोटेंशियल, छठी करंट, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है ना, एटसेट्रा, ठीक है? ह्यूमन क्या बना? स्केलर क्वांटिटी। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाती है, ठीक है? इनमें चेंज अगर लानी है तो सिर्फ और सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? अब बेटा इसके बाद एक और मसला है, मसला ये बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूं, हमारा एक बॉडी है बेटा, इसका मास 10 kg, कितना? 10 kg। बहन मैंने इसको दो फोर्सेस दी, कितने? एक फोर्स 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स 10 न्यूटन, एक फोर्स 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स 10 न्यूटन। बता यार इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? शाबाश, 0 है ना? तावान दिया 0, शब्द 0 है। बता तो एक बात क्या बात है? अपने डायरेक्शन बोली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बात यह है कि जब मैंने बोला हमारा को कि बहन एक बॉडी है, उसका मास 10 kg है, उसमें दो फोर्सेस है, एक का वैल्यू 10, दूसरे का वैल्यू 10। मैंने सिर्फ क्या बोला? मैग्नीट्यूड बोला ना। इसने अपने दिमाग का लोचा चलाया और केमिकल लोचे ने इसको बोला यहां से एक 10 न्यूटन है और यहां से एक 10 न्यूटन है, तो सही तो बेचारी कह रही थी 0 आंसर है, लेकिन क्या मैंने इसको डायरेक्शन बोली थी? कहने का मतलब मैंने इसको इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी। बात समझ? ये फोर्स है क्या ना जिगरा, इतने नहीं से एक 10 न्यूटन वही, दूसरा भी उधर ही, तो आंसर तो था 20 था। ये तो ऐसा भी हो सकता था, एक 10 न्यूटन इधर और एक 10 न्यूटन इधर, ना आंसर तब 0 था ना 20 था। ऐसा भी तो हो सकता है, एक 10 न्यूटन इधर, एक 10 न्यूटन इधर। तो समझो 0 और 0 and 20 दे आर द एक्सट्रीम 2 पॉसिबल केसेस, जहां पर तू सिंपल एडिशन इस्तेमाल कर रहा है। तू बोल रहा है अगर ऑपोजिट है तो 0, अगर सेम डायरेक्शन में तो 20, सेम डायरेक्शन तो 20, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो 0। वही कह रहा है ना। तो बात समझो इसको, ये दो एक्सट्रीम केसेस है और इन दो एक्सट्रीम केसेस के लिए जो तूने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया दैट इज सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, समझ रहा है? लेकिन बेटा जब आपका फोर्स इधर पे है और एक फोर्स इधर पे है, यू कैन नॉट गो फॉर सिंपल अलजेब्रा। आपका फोर्स इधर पे है, आपका फोर्स इधर पे है, यू कैन नॉट से आंसर 20 है, although 10 and 10 are acting on the body, but beta the net force on the body is actually the function of the angle or the direction. किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है जिस एंगल पे तूने फोर्स अप्लाई किए हैं। एंगल मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। Until and unless the direction of the force is specified, you cannot say the net force on the body. समझ रहा है कि नहीं? नेट फोर्स का मतलब फोर्स रीजन क्या है? रीजन ये कि वो दरअसल जो है फोर्स का क्वांटिटी अर्थ, ये फोर्स जो था बेटा, इसको जानने के लिए तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती। एक तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, सुधा पीछे सिर्फ कूता, ठीक? पद गसी से गोबर एमुक यूनिट क्या सुन पाता, न्यूटन मजा किन डायनन मंस, अंदाजा लगेगा तुझे बड़ा फोर्स है कि छोटा फोर्स है। उसके बाद बेटा इस फोर्स को समझने के लिए इस फोर्स की डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वांटिटीज इन तीन के बाद समझ आएगी
और अगर उनमें डायरेक्शन नहीं होगी तो मतलब समझ मत आया, गलत किया ना। 10 और 10 बोला गया था, तूने बोला सर 0, किसी और बच्चे ने 20 भी बोला, कोई बच्चा 15 बोल रहा है, कोई 19 बोल रहा है, कोई 1 भी बोल सकता है, बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 20 तक सब पॉसिबल रिजल्ट्स पॉसिबल है। समझ रहा है कि नहीं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 20 तक जितने भी वैल्यूज है वो सब के सब पॉसिबल है, इंक्लूडेड द डेसिमल वैल्यूज जो इनके बीच में। समझ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फोर्स जो है बेटा, नेट फोर्स, ये एक्चुअली डिपेंड करता है एक तो मैग्नीट्यूड्स पे और डायरेक्शंस पे भी। आपने तो एक्सट्रीम 2 डायरेक्शंस ली थी, बात समझ रहा है ना? तो समझो फोर्स का मतलब तब समझ आएगा। अब सर इसका आंसर 0 है कि 20? मैं बोलता हूं ना 0 ना 20, आंसर 15 था। वो कब समझ आता? तो तब समझ आता जब तेरे को डायरेक्शन मैंने पहले बोली। समझ रहा है? तो बेटा समझने की कोशिश करो, ये डायरेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस बंदे को केजी बोलना इंपॉर्टेंट। अगर चवन ने पाप वनी चितला गोबरा गास चूमुठान पापा कत शान सोली वो मगर तुझे ना सन जल्द बचे हैं, मतलब स्कूटी चिकाड़ी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, निकला, पहुंच गया उसके पास। पापा ने बोला एप्पल्स दो, कितने? 20। हाँ क्या पेट गसने, दर्जन गसने, किलो गसने, कि वो दुकान छी बगर चूंटे में सो कैसे परेशान। अब उस मॉडर्न बच क्या करा? रुको एक सेकंड। हेलो पापा, ये बोल रहे कितना लाना है? कराश पापा फोन से भेजती तिकाज पापा ना पता स्केलर क्वांटिटी वना। स्केलर क्वांटिटी समझने के लिए शाबाश, मैग्नीट्यूड। तूने मैग्नीट्यूड से सुना था, विदाउट यूनिट तू बेचारा परेशान हो गया, वापस आ गया ना। सेम विल हैपन अगर मैं तेरे को बोल रहा हूं भाई फोर्स है 10 न्यूटन्स, 10 भी बोला यूनिट भी बोला, डायरेक्शन में बोली, ये इनकम्प्लीट बात, अधूरी बात। तो वेक्टर्स को समझने के लिए इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शंस। समझ रहा है कि नहीं? सो वेक्टर पूरा एनालिसिस ही करता है। इट इज एबल बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स बेटा वी आर एबल टू क्वांटिफाई डायरेक्शंस, अच्छी डायरेक्शंस तोला। समझ रहा है कि नहीं? तो दोज क्वांटिटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग जिनकी चाहिए उनके लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, यूनिट और उनको बेटा हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। क्या कहते हैं? ठीक है, तो इनके पास होता है मैग्नीट्यूड, इनके पास होता है यूनिट और इनके पास होता है डायरेक्शन। एग्जांपल फोर्स, अच्छा ठीक। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, क्या? एग्जांपल वेलोसिटी, एग्जांपल एक्सेलरेशन, एग्जांपल शाबाश मोमेंटम, एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम, एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा ठीक, लिखना बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction। फहम जो अलग दुनिया में रास्ते है फहम वरना उसे अर्थ पे ओके। क्या लिखा? फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction are called as vectors। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड यूनिट along with डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या? यूनिट along with आर कंपल्सरी, है कि नहीं? To completely understand are necessary, to completely understand शाबाश the meaning of the quantity। समझ रहा है? ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। These quantities cannot be added or subtracted by simple algebra। मत होते हैं,
तो इनको ऐड करना और इनको सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज बेटा एंगल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर हैज टू बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेथड बाय विच वी कैन इवैल्यूएट नेट फोर्स कितना। हाँ, दो केस में तो तू निकाल पाया, एक बार तूने 0 मुझे बोला, एक बार तूने मुझे 20 बोला, वो दो केसेस तो आसान थे, डायरेक्शन सेम थी या ऑपोजिट थी, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस जो 0 से लेकर 20 तक पॉसिबल है, वो केसेस जो है बेटा, उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि एंगल्स क्या है। तो कोई अलजेब्रा ऐसा भी होगा ना जो तोलता होगा इन एंगल्स को भी, उसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या लिखा आपने? These quantities can't be added or subtracted. By simple, thus we have to develop shabash an algebra, a method which can take into account the directions or the angles, है कि नहीं? ठीक है बेटा? Such a method which can take into account मतलब ना कि हम बैंक बैलेंस खोलो या हफ्ता अकाउंट का, which can take into account क्या? The directions and the or the angles, ठीक है? The directions or the such an algebra is called as क्या? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, पहले वेक्टर समझते हैं फिर उनका अलजेब्रा करते हैं, ठीक है? क्लियर छा? चलिए बेटा हेडिंग दे दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एग्जांपल्स लिखोगे ना पहले? एग्जांपल्स लिखो, एग्जांपल्स। क्या क्या एग्जांपल्स? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है? चलता जाएगा कयामत तक, ये खत्म कभी होगा। अब बेटा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक वेक्टर अगर हमारे पास है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है? चलो देखो, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है, जो तो समझना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स, अ फोर्स ऑफ। अब चूंकि ये फोर्स है, इसने मैग्नीट्यूड तो बोला, यूनिट भी बोला, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल बोलेगा अलोंग वेस्ट, अलोंग डायरेक्शन दी ना इस बेचारे ने। अब समझो, जब इस अब मत हर दिन तो ऐसे लिखेगा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स अलोंग वेस्ट, ठीक है? तो क्या करेगा, जब भी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, याद रखना पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? आपको बेटा पता होनी चाहिए फोर्स का सिंबल क्या है, फोर्स का तो वो क्या है? शाबाश। यूज अ बोल्ड लेटर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। यूज अ, डू नॉट रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय स्मॉल अल्फाबेट्स, ऑलवेज यूज अ बोल्ड लेटर। उसके बाद अब ये तो फोर्स है, ठीक है? इस फोर्स के ऊपर बेटा एक एरो हेड देना। क्या देना? तब जाकर अब समझ आ रहा है फोर्स वेक्टर है। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन्स अलोंग वेस्ट। बात समझ रहे? बात समझ रहे? वेक्टर का मतलब जब भी आपको किसी भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वांटिटी, वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिंबल है ए, जिसका सिंबल है, अगर आपको इसका वेक्टर दिखाना है तो क्या करेगा? ए लिखेगा सिंबल और ए के ऊपर इसका मतलब ए वेक्टर की बात हो रही, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। बात समझ रहा है? लेकिन जब मैं सिर्फ ए लिखूंगा, जब मैं सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। अगर मैं लिखूंगा ना एफ, सिर्फ आंसर सिर्फ 10 न्यूटन लिख सकता हूं। समझ रहा है? अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसके साथ जरूरी इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। बात समझ रहा है? लिखो, a physical quantity या a vector of a physical quantity, a vector of a physical quantity is represented by putting an arrow, above the symbol
by putting an arrow above the symbol used for the physical quantity. Full stop. Suppose A, capital A, ठीक है, is the symbol of a physical quantity. Suppose A is the symbol of a physical quantity. फिर क्या करूं? Its vector will be represented by A के ऊपर arrow. ठीक है? ठीक है बेटा? क्लियर था? चलिए इसके बाद बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, देखो समझना बेटा क्या मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब बेटा आपको एक्स एक्सिस या कार्टेशियन प्लेन में सिंपली आपका वेक्टर दिखाना है. ठीक है? अब वेक्टर के पास क्या क्या होता है? एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है कि नहीं. देखो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इज डन by drawing an arrow from a certain point. ठीक है? एक एरो बनाना है. से फॉर एग्जांपल मैं किसी पॉइंट से ओरिजिन से मैं एक एरो बना रहा हूं. ठीक है? देखो एक वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली एक क्या बनाओगे? शाबाश, एरो किसी पॉइंट. ठीक है? जो इस एरो की बेटा लेंथ होगी, जो इस एरो की वो आपको देगा लेंथ ऑफ द एरो बेटा. दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. क्या देगा? क्या देगा? बिना गलत करा एरो की लेंथ क्या आइडिया देगी? मैग्नीट्यूड का. और जो एरो हेड होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. द डायरेक्शन ऑफ द, समझ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड देखो फॉर एग्जांपल दो फोर्सेस है. क्या है? एक फोर्स है 10 न्यूटन का अलोंग से वेस्ट और दूसरा फोर्स है 15 न्यूटन का अलोंग से नॉर्थ. अच्छा ठीक, इन दो को दिखाना. ठीक है? कैसे दिखाएंगे? क्या बोला मैंने? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपली एक एरो बनाओ फ्रॉम अ सर्टेन, जहां से बेटा समझने की कोशिश करो, जहां से आपका एरो स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द टेल ऑफ द वेक्टर. क्या चीज दबा? एंड बेटा जो जहां की तरफ या जहां से आपका एरो हेड होता है दैट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द वेक्टर. क्या चीज दबा? हेड ऑफ द वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड देता है लेंथ ऑफ द एरो. ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. तो चलो बेटा मुझे बताओ 10 न्यूटन अलोंग वेस्ट कैसे दिखाया जाए? शाबाश. 10 न्यूटन अलोंग वेस्ट. इसे नॉर्थ, इसे साउथ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट. हाँ, कप्तान मून इज द बेस्ट. पाक 10 न्यूटन कहां से? अलोंग वेस्ट. 10 न्यूटन अलोंग वेस्ट. 10 न्यूटन अलोंग वेस्ट. समझ रहे हैं? दिस इज फोर्स से F1. ठीक है? इधर बड़ा सा जगह ब्याक फोर्स F2 वो कितना है? 15 न्यूटन अलोंग नॉर्थ मतलब ऊपर. 15 मतलब इससे ज्यादा ही होगा. तो समझना है आपको, स्केल पे पकड़ना है. सपोज 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर दिखाएगा अलोंग वेस्ट, क्योंकि लेंथ ऑफ द एरो इज गोइंग टू गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. समझ रहा है? एंड द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द एरो हेड जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब वेक्टर वहीं से. क्लियर था? और जब इस वाले को दिखाएगा 15 न्यूटन को, वो दिखाएगा ना ऊपर की तरफ, और ये वाला एरो ज्यादा लेंथी होगा, 15 सेंटीमीटर डालेगा, क्योंकि स्केल पकड़ेगा तू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर था? तो उस एतबार से 15 सेंटीमीटर वाला आपको 15 न्यूटन देगा और 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन देगा. क्लियर था? सो दो वेक्टर्स आ गए. समझ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ग्राफिकली कैसे एक एरो को रिप्रेजेंट करते, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? शाबाश. हाँ, किसी पॉइंट से एक एरो बनाओ. वो पॉइंट जो बेटा आपका रेफरेंस बनेगा. स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द टेल, एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज द हेड. द लेंथ ऑफ द एरो विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एरो हेड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ठीक है? और जिस सपोर्ट पर, ये किसी सपोर्ट पर है ना, ये मत घटमुट मारो जिसके एक ना बस पे, तो किसी चीज पर तो है, इसको बेटा सपोर्ट कहते हैं. क्या बोलते हैं?
ठीक है, जिस पर आपका एरो टिकेगा उसको क्या कहते हैं? सपोर्ट। ठीक है, जरा लिखो, ग्राफिकली a vector is represented, graphically, shabash, a vector is by an arrow drawn from a certain point, drawn from a certain full stop. The length of the arrow shabash, gives the magnitude of the vector, and the arrow gives क्या? The direction of the vector. ठीक है, full stop. The point from where the vector is drawn is called, shabash, the tail of the vector. The point from where the vector is called as the tail of the vector. Chhathi, and the point where the arrow terminates, जहां पर ये खत्म हुआ या जहां पर आपका एरो हेड है उसको क्या बोलते हैं? Is called as the head of the vector. छठी, ठीक है बेटा? इसके बाद लिखो, let a vector A be represented by OP. Let a vector A क्या अपने अंग्रेजी में लिखेगा? वेक्टर ए के ऊपर इसको पढ़ा ही जाता है वेक्टर ए, समझ गया? कुछ ने तो लिखा भी वैसे ही, खासकर कुछ स्पेशल बच्चे. Let a vector A be represented by OP. छठी, then O is the tail, है कि नहीं? P is the head. ठीक है? And OP is the magnitude. वो होगा कि नहीं? OP is the magnitude. OP है मतलब length. And OP will be the, that is, उसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा समझो, अगर मैं लिखूंगा ये वाली चीज, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर है ना, और अगर मैं लिखूंगा सिर्फ ये वाली चीज, तो क्या? ए का मैग्नीट्यूड, तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ओपी. ए मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब अगर कभी कभी ऐसे लिखती है किताबें, ये तो वेक्टर हो गया, लेकिन फिर इस वेक्टर को बेटा मॉड्यूलस फंक्शन में डाल देती. किसमें डाल देती है? मॉड्यूलस की वजह से अब सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बोला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. समझ रहा है? वो कितना है? वो है ना ओपी. या ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड, या एरो के बगैर लिखो, तब मैग्नीट्यूड डालने की जरूरत. मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. हम देखेंगे वेक्टर्स -5 आई कैप, -5 तो है नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड इसका 5 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कुछ ऑपोजिट है. समझ रहा है कि नहीं? तो इंशाल्लाह कल हम बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, और आज तक आपने देखा वेक्टर होता क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है? आप कम से कम 10 वेक्टर्स पढ़ के आना, टाइप्स. ठीक है? भविष्य पद के मासन ज्यादा कोई नहीं, जो 12 पढ़ के आएगा तो ज्यादा. तो समझ